नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सुपरहिट मूवी सरवाइव पर है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैरेबियन सागर के बीच एक परिवार यॉट पर छुट्टियां मना रहा है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन आसपास देखने पे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो सोचती है कि शायद उसे वहम हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर वैसा ही एहसास होता है। इस बार वह घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी टांग कोई खींचने लगता है। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे आवाज सुनाई नहीं देती। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में बिजी होते हैं। जूलिया जैसे तैसे अपने मुंह को पानी के ऊपर रखने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से यह मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद पति टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा। वह यॉट पर उसे ढूंढता है। तभी उसका ध्यान पानी में स्ट्रगल करती हुई अपनी पत्नी पर जाता है। वह बच्चों को बुलाता है और यॉट को जूलिया की तरफ ले जाता है। वह समुद्र में कूदकर जूलिया को बचाकर यॉट तक ले आता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, पर जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब लोग मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है। वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर कुछ अबनॉर्मल से काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ बताए, कॉल फ्रीज हो जाती है और वीडियो स्टक हो जाती है। कैसी ये बात आकर परिवार को बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि हम बहुत दूर हैं शहर से, मे बी सिग्नल वीक होगा। तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक समूह वहां से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉट में जोरदार हलचल होती है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह डाइव करके नीचे चेक करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद वह सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया मेडिकल पेशे से थी, वह तुरंत उसका जख्म सिल देती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से उसको कट लग गया। वह कहता है जो भी चीज थी वह बहुत बड़ी थी। यॉट को काफी नुकसान हुआ था। वह तुरंत मदद बुलाने के लिए रेडियो पे संपर्क करने की कोशिश करता है। जूलिया और कैसी भी फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह से बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है। अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रेडार पे कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी हैरान होकर बाहर आते हैं। वह देखते हैं कि कई सारे उल्कापिंड जलते हुए जमीन में गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ उल्कापिंड गिरे वहाँ बड़े धमाके होते हैं। उनमें से एक पानी में उनकी यॉट के पास गिरता है। टॉम यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उनके सामने आके गिरता है। सभी डर जाते हैं और एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। टॉम ध्यान से देखता है, तब उसे समझ में आता है कि ये आग के गोले उल्कापिंड नहीं है, बल्कि ये सैटेलाइट के टुकड़े हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म करता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही थी। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। यॉट जोर जोर से हिल रही थी, चीजें इधर उधर गिर रही थी। जूलिया के नाक से खून निकलने लगता है और कैसी उल्टियां करने लगती है। अचानक एक हाई पिच्ड नॉइज आती है और हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया यॉट के कैबिन का दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगती है, पर एक हैच खुल जाता है और तेज हवा की वजह से कैबिन की सारी खिड़कियां टूटने लगती हैं। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगले दिन सुबह फैमिली शॉक में उठती है। तूफान तो थम गया था, लेकिन यॉट को काफी नुकसान पहुंचा था। जब वो बाहर आते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। समुद्र का पानी गायब हो गया था और उनकी यॉट जमीन पर अटकी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। कैसी अपने फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क पूरी तरह से डाउन होता है।
टॉम का ध्यान कंपास पे जाता है। कंपास उल्टा हो गया था। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा, जिस वजह से वह टूट जाती है। जूलिया उसे समझाने के लिए आती है, पर कैसी उसे दूर कर देती है। जूलिया और टॉम खाने पीने की बची हुई सप्लाई को देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बैलून्स को एक पत्थर से बांधकर हवा में छोड़ देता है, ताकि उसे देखकर कोई बचा हुआ सर्वाइवर वहां तक आ सके। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से उसका कनेक्शन हो जाता है। उस आदमी का नाम नाओ होता है। वह एक सबमरीन का कैप्टन है। उसकी सबमरीन भी याट के जैसे जमीन में अटक गई है। वह कंफर्म करता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गई है और सारा समुद्र का पानी जमीन की तरफ चला गया है, जिस वजह से जमीन डूब गई है और ओशन खाली हो गया है। और उन्हें बताता है कि उसने और कोई सर्वाइवर नहीं देखा है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डाउन हो गया है। और उन्हें यह भी बताता है कि अंदाजन 1 हफ्ते में पोल्स फिर से रिवर्स हो जाएंगे और समुद्र का पानी वापस समुद्र में आ जाएगा। वह फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके उतनी ऊंची जगह पर चले जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा वह बहुत खतरनाक होगा। वह बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वह उन्हें अपने लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वह फैमिली से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है, तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके साथ एक कुत्ता भी होता है जो लगातार भौंक रहा था। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद अचानक वो अजनबी टॉम के सिर पर बोतल मार देता है और चेहरे पे जोर से लात मार देता है। यह देख जूलिया टॉम को बचाने के लिए उस तरफ भागती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो अजनबी एक भाले जैसा औजार टॉम के पेट में घुसा देता है और उसकी गर्दन काट देता है। फिर वह आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर भाला फेंक देता है, जिससे जूलिया के कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया जैसे तैसे भागती हुई यॉट के अंदर जाती है और बच्चों को कहती है कि छुप जाओ, और यॉट का दरवाजा बंद कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में जाकर छुप जाती है। वह अजनबी यॉट के दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारता है और फाइनली वो अंदर घुस जाता है। पहले वह थोड़ा खाना उठाता है और फिर यॉट में इधर उधर ढूंढने लगता है। वह बाथरूम की तरफ आने लगता है। उसके आने से पहले ही जूलिया वहाँ एक छोटे होल से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसी वह बाहर आती है उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से वार कर उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुन वह आदमी बाहर आता है और कुत्ते को मरा हुआ देखकर आग बबूला हो जाता है। इस बीच जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। टूटी हुई खिड़की के थ्रू वह यॉट के अंदर चली जाती है, लेकिन वो आदमी भी वहां पहुंच जाता है। वो उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पे पांव रख देता है ताकि वह चाकू छोड़ दे, और फिर उसका बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है। फिर उसे सोफे पे पटककर उसका गला दबाने लगता है। सोफे में छुपे बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है। उस अजनबी के कपड़ों में आग लग जाती है और यॉट में भी आग फैलने लगती है। जूलिया बच्चों को तुरंत बाहर भागने के लिए कहती है और खुद उस अजनबी आदमी को एक किक मार के अपना बैग और मैप लेकर वहां से बाहर आ जाती है। बच्चे और जूलिया बाहर पड़ी टॉम की डेड बॉडी से लिपटकर रोने लगते हैं। तीनों रोते रोते टॉम को अलविदा कहते हैं। तभी वह डरावना आदमी जलती हुई यॉट से बाहर आ जाता है। उसे देख फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ टूट जाती है। कुछ देर चलने के बाद वे एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि वे कुछ देर आराम कर सकें। कैसी कहती है वो पागल आदमी शायद गुब्बारे देखकर उन तक पहुंचा था। यह सुन बेन अपने आप को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वह पागल आदमी अभी भी उनके पीछे है। बेन नोटिस करता है कि तालाब में मछलियां मरी पड़ी हैं। तभी जूलिया का ध्यान जाता है कि वह पागल आदमी उनके काफी करीब आ गया है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और एक रेत के टीले पर घसीटते हुए नीचे आ जाते हैं, जहाँ उन्हें मानव द्वारा डंप किया हुआ न्यूक्लियर वेस्ट दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। चलते चलते उन्हें मरे हुए सी एनिमल्स
और बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा समुद्र की सतह पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेट हो रहा है। वह सबको रुकने के लिए कहती है। जब वह पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है क्योंकि उसमें पानी लगभग खत्म हो चुका था। केसी ने ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। यह देख उसे केसी पे बहुत गुस्सा आता है। केसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम मरने ही वाले हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। फैमिली तय करती है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक्स शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की पॉकेट से एक फैमिली फोटो मिलती है जिसे देख उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, मॉम आप और पापा की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुरा के कहती है कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट थे। फिर एक दिन उन्होंने फूल और प्यारी सी कविता लिखकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है। तभी वह डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक उस पर टूट पड़ती है और उस पर बार बार चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगले दिन सुबह फैमिली नोटिस करती है कि उस पागल आदमी के शरीर पर काफी सारे काटने के निशान हैं। इससे वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ कहीं आसपास खतरनाक जीव हो सकता है। वे लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जूलिया और कैसी मैप देख रहे होते हैं। तभी बेन आगे निकल जाता है। बेन को आगे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। वह झुककर उसमें से पानी पीने लगता है। यह देख जूलिया जोर से चिल्लाती है और कहती है, रुक जाओ, लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोके वह थोड़ा सा पानी पी लेता है। जूलिया तुरंत खींचकर उसे बाहर निकालती है और कहती है कि अनजान पानी पीने से उसे खतरा हो सकता है और वह बीमार पड़ सकता है। यह वह इसलिए कह रही थी क्योंकि रास्ते में उन्होंने बहुत सारे जीव जंतु मरे हुए देखे थे। न्यूक्लियर वेस्ट और जहरीला कचरा उन्होंने सतह पर पड़ा हुआ देखा था। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। धूप काफी तेज हो गई थी। धूप से बचने के लिए वो लोग अपने सर कपड़ों से ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगता है। समुद्र की सतह पर पड़े टूटे फूटे प्लास्टिक के फर्नीचर से जूलिया और कैसी एक शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है क्रैब का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ पे 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। खुद जब चढ़ने लगती है तो क्रैब उसके पाँव को जोर से काट लेते हैं। बच्चे जैसे तैसे उसे खींचकर ऊपर ले आते हैं। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पे हावी हो जाते हैं और उनमें से 2 को मार डालते हैं। तीसरा छत पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैब्स उसको भी नीचे खींचकर उसे भी मार डालते हैं। जूलिया अपने पाँव में पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह उठती है तो अपने आप को रेत के तूफान में अकेला पाती है। वह घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। कंटेनर के अंदर मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से बच्चों को आवाज लगाती है। कैसी उसकी आवाज़ सुनकर लौट आती है और उसे बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, पर उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं मिला। तभी बेन भी वहां आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि उसे एक खुला कंटेनर मिला है। तीनों वहां जाते हैं और तूफान खत्म होने तक वहीं रुकने का फैसला करते हैं। जूलिया लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो कि बेहद दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते समय उन्हें एक रेडियो और गन भी मिलती है। जूलिया पनडुब्बी वाले आदमी नाव से संपर्क करती है और उसे बताती है कि उसका मैप खो गया है और केकड़ों के हमलों के बारे में भी बताती है। नाव उसे बताता है कि जिस केकड़े जैसे जीव ने उन पर हमला किया था वे ऑर्थोपॉड हैं। वो सी में रहने वाले एनिमल हैं। ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से वे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। नाव उन्हें जल्दी करने के लिए बोलता है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट के कैलकुलेशन के अनुसार समुद्र का पानी उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आ जाएगा। उन लोगों के पास अब सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं। नाव एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू कर देती है। काफी देर चलने के बाद उन्हें सबमरीन दिखाई देने लगती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक चट्टानी रास्ता पार करना था। जैसे ही वो उस रास्ते से गुजरते हैं, चट्टानें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को एक साइड धक्का दे देती है और खुद भी साइड में हो जाती है ताकि वो लोग कुचले ना जाएं।
लेकिन पत्थर गिरने की वजह से एक पत्थर की दीवार जूलिया और बच्चों के बीच में आ जाती है। जूलिया बच्चों को सबमरीन की तरफ जाने के लिए बोलती है, लेकिन कैसी बोलती है कि वे उसके बिना नहीं जाएंगे और माँ से कहती है कि आपको चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। काफी बहस होती है। जूलिया उन्हें सबमरीन की तरफ जाने के लिए बोलती है और वादा करती है कि वे उन लोगों को बाद में ढूंढ लेगी। मजबूर होकर बच्चे सबमरीन की तरफ भागते हैं। वहां जाके वे देखते हैं कि सबमरीन का कैप्टन नाओ बुरी तरह से जख्मी है। वे बच्चों को समझाता है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, वे सबमरीन ले सकते हैं। यह सोचकर कि अब एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वो मार देती है, पर झुंड बहुत बड़ा होता है और सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे तैसे अपने जख्मी पाँव के साथ घसीटती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। कैसी की मदद से वे दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है। बेन का ध्यान केकड़ों पे जाता है जो बड़ी तेजी से जूलिया और केसी के पीछे आ रहे थे। उनकी रफ्तार धीमी करने के लिए वह उन पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। केसी और जूलिया भी सबमरीन पे चढ़ जाती हैं। जूलिया बच्चों को अंदर जाने के लिए बोलती है और फायरिंग चालू रखती है। बच्चे सुरक्षित अंदर जाने के बाद वह भी अंदर जाती है और सबमरीन का लैच बंद कर लेती है। सबमरीन की खिड़की से करोड़ों की तादाद में केकड़े सबमरीन पे मंडराते हुए दिखते हैं। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है तो तीनों तुरंत अपनी सीटों पे बैठकर बेल्ट लगा लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्द ही वह हाई पिच्ड आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वे हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी कि अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी मजेदार मूवीज आपको देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।